Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about control of breathing, which is also called ventilation. Lecture number 8, second year biology. इससे पहले मैंने 7 लेक्चर अपलोड किया. अगर आपने वो नहीं देखा पहला वो देखिए, पहले इस लेक्चर की तरफ आते हैं. तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज का जो लेक्चर है वो है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग. सबसे पहला ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग जो है ना, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है. एक को हम कहते हैं इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, दूसरे को हम कहते हैं एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन. अब इंस्पायरेशन से क्या मुराद है? जब हवा एटमॉस्फेयर से लंग्स तक आ जाता है उसको हम इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं. जब हवा लंग से बाहर चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन कहते हैं. आपको पता है कि ब्रीथिंग जो है ना, ये इनवॉलंटरी भी है और वॉलंटरी भी है. अगर हम बात करें इनवॉलंटरी एक्शन से क्या मुराद होते हैं? वो एक्शन जो हमारा मर्जी के मुताबिक नहीं होते. वॉलंटरी कौन सा होता है? जो हमारा मर्जी के मुताबिक होते हैं. तो ब्रीथिंग जो है ना, ये इनवॉलंटरी भी है और क्या है, हमारे पास जो है वॉलंटरी भी है. आइए देख लेते हैं कि किस तरह जो है ना ये वॉलंटरी है और किस तरह इनवॉलंटरी है. सबसे पहले हम देखेंगे कि इनवॉलंटरी कंट्रोल. इनवॉलंटरी कंट्रोल आपको पता है ब्रीथिंग कौन कंट्रोल करता है? हमारे ब्रेन में एक जगह है जिसको मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं. मेडुला ऑब्लांगेटा इज कॉल्ड ब्रीथिंग सेंटर. आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि ब्रीथिंग सेंटर का नाम बताए तो आपने बताना मेडुला ऑब्लांगेटा. आइए इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. ये हमारे पास एक ब्रेन का डायग्राम है. ये फोर ब्रेन होता है, फिर मिड ब्रेन होता है, यहाँ पे सेरेबेलम होता है. बट यहाँ पे अगर देखें तो मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर आपको फोन नजर आता है और ये जो जगह है जिसको मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, मैंने इन दोनों को थोड़ा सा जूम किया है. मेडुला ऑब्लांगेटा और हमारे पास फोन्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है. आपको पता है मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर 2 ब्रीथिंग सेंटर मौजूद है. एक का नाम है, इसको हम कहते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, या इसको हम डीआरजी कहते हैं, या इसको हम इंस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं. दूसरा हमारे पास क्या है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, या इसको वीआरजी कहा जाता है. इसको एक्सपायरेटरी सेंटर भी कहते हैं. ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं. अच्छा, आपको पता है जो हमारे पास इंस्पायरेटरी सेंटर है ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है इंस्पायरेशन. किस तरह आए देख लेते हैं. आपको पता है यहां से नर्व इंपल्स निकले होते हैं. पहले आपको मैं ये बता दूं कि नर्व क्या चीज होते हैं. कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, जिसके ऊपर आपके पास एक फैटी लेयर होता है, उसको हम नर्व कहते हैं. तो यहां से नर्व निकले और ये नर्व कहां पे चले जाते हैं? आपको पता है ये हमारे पास रिब्स होते हैं और दो रिब्स के दरमियान हमारे पास जो मसल होता है इसका नाम है इंटरकोस्टल मसल. तो आपको पता है यहां से जो सिग्नल है वो ये जो हमारे पास नर्व नजर आता है इसको कहते हैं इंटरकोस्टल नर्व. ये नर्व कहां पे सिग्नल लेके आ जाता है? यहां पे इंटरकोस्टल मसल को सिग्नल लेके आ जाता है. दूसरा हमारे पास फ्रीनिक नर्व है. ये फ्रीनिक नर्व कौन सा नर्व होता है? जो डायफ्राम को कनेक्ट होता है. ये डायफ्राम को मैसेज लेके आ जाता है. जब मैसेज लेके आ जाता है तो इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो हवा जो है ना बाहर से अंदर की तरफ आ जाता है. हम सिंपल ही कह सकते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं? ब्रीथिंग मूवमेंट काज करते हैं, यानी इंस्पायरेशन को डायरेक्टली कंट्रोल करता है. अच्छा, दूसरा ये जो आपके पास इंस्पायरेटरी सेंटर है ये एक्सपायरेशन को इनडायरेक्टली किस तरह कंट्रोल करता है आइए देख लेते हैं. आपको पता है हमारे पास जो इंस्पायरेटरी सेंटर है ये किसके साथ लिंक है? ये एक्सपायरेटरी सेंटर या इसको हम कहते हैं वीआरजी के साथ लिंक है. तो ये क्या करता है? यहां से नर्व इंपल्स चला जाता है कहां पे? ये लिंक करता है इंटरकोस्टल मसल और दूसरा हमारे पास एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल है और नेक्स्ट हमारे पास एब्डोमेन मसल है. बट ये कब? जब हमें फोर्सफुल एक्सपायरेशन की जरूरत होती है तो फिर ये क्या करता है? ये जो हमारे पास एक्सपायरेटरी सेंटर है ये नर्व इंपल्स कहां पे लेके जाता है? इंटरकोस्टल मसल, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल और हमारे पास क्या है? एब्डोमिनल मसल. तो फिर किस चीज में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है एक्सपायरेशन में. एक्स और इसको कहते हैं एक्सपायरेशन में क्या करता है? एक्सपायरेशन में हेल्प करता है. खासकर जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान जो है ना ये क्या करता है? ये जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर है ये हेल्प करता है. अच्छा, यहां पे एक और पॉइंट है. वो पॉइंट ये है कि ठीक है हम कह सकते हैं कि जो ब्रीथिंग सेंटर है वो मेडुला ऑब्लांगेटा है. बट इससे अलावा जो हमारे पास पोन्स है, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है पोन्स. पोन्स में 2 ब्रीथिंग सेंटर और है, यानी 2 और सेंटर है. एक का नाम है यहां पे मैंने लिखा है जिसको कहते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, दूसरे को कहते हैं एपनेस्टिक सेंटर के. दोनों को मिला के उसको हम कहते हैं पोन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप कहते हैं या पीआरजी कहा जाता है. अब आपको पता है ये इन्फ्लुएंस करता है, कौन सा चीज इन्फ्लुएंस करता है? ब्रीथिंग रिदम. ब्रीथिंग रिदम से क्या मुराद होते हैं? ब्रीथिंग रिदम से मुराद होते हैं जो ब्रीथिंग का रेगुलेटरी है और जो पैटर्न है ये क्या करता है? इसको असरअंदाज कर सकता है. अब किस तरह असरअंदाज करता है आइए देख लेते हैं. आपको पता है कि यहां से हमारे पास जो पोन्स है, अगर ये आपको नजर आता है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पोन्स है. तो ये दोनों कहां से मैसेज लेके जाता है? ये नर्व इंपल्स पास करता है टुवर्ड इंस्पायरेटरी सेंटर तक और जब इंस्पायरेटरी सेंटर तक मैसेज चला जाता है
तो फिर ये मैसेज कहां पे चला जाता है, ये मैसेज चला जाता है टुवर्ड द एक्सपायरेटरी सेंटर, और एक्सपायरेटरी सेंटर से फिर कहां पे चला जाता है, एक्सपायरेटरी सेंटर से ये मैसेज इंटरकोस्टल यानी जो सिग्नल है चला जाता है इंटरकोस्टल मसल तक, और इंटरकोस्टल मसल से फिर कहां पे चला जाता है, ये एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल होते हैं और एब्डोमेन मसल होते हैं। तो जब इधर मैसेज आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, यहां पे किस चीज में हेल्प हो सकता है, यहाँ पे आपके पास जो है ना एक्सपायरेशन में हेल्प हो सकता है, एक्सपायरेशन हो सकता है। यहाँ पे एक साइंटिफिक बॉक्स में कुछ और पॉइंट लेकर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। साइंटिफिक बॉक्स में ये लिखा है कि हमारे पास अगर ऑक्सीजन, आपको पता है जो O2 है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 है, ये कौन सी चीज को इफेक्ट कर सकता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन जो है ना ये बेसिकली क्या करते हैं, ब्रीथिंग को इफेक्ट कर सकता है। नॉर्मली हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होता है तो इसलिए इसकी जो इन्फ्लुएंस होता है माइनर होता है, छोटा होता है। बट अगर हवा में ऑक्सीजन का जो लेवल है अगर ये 20% से लो हो गया तो आपको पता है क्या हो जाता है, आपको पता ये हो जाता है कि हमारा जो ब्रीथिंग है वो डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप माउंटेन पे क्लेम करते हैं तो आपको पता है उधर ऑक्सीजन की जो रेट है कंसंट्रेशन कम होता है, तो आपको पता है आप एक सांस के बजाय 2 सांस लेते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पे एक और पॉइंट भी है कि हमारे पास डिस्पाइट न्यूरल इनपुट, आपको ये पता है कि ब्रीथिंग जो है ना कौन कंट्रोल करता है, यानी ब्रेन कंट्रोल करता है, बट इसके अलावा जो ब्रीथिंग है डज नॉट रमेन कांस्टेंट, फिर भी ब्रीथिंग जो है ना रमेन कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों? आए अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास 2 चीजें हैं, एक का नाम है रेस्पिरेट जिसको हम कहते हैं ब्रीथिंग रेट, और दूसरे का नाम है रिदम जो है ना, जो हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट और रिदम है। अब दोनों में क्या फर्क है, देखो ब्रीथिंग रेट से मुराद होता है कि जब आप यूनिट टाइम में कितना सांस लेते हैं, और जब ब्रीथिंग रिदम से मुराद ये है कि जो ब्रीथिंग का रेगुलरिटी है और पैटर्न है उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग रिदम। तो आपको पता है ये दोनों जो है ना वेरी होता है, कौन कौन से कंडीशन में ये मुख्तलिफ होता है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है, अगर मैं यहां पे आपको बता दूं तो ये हमारे पास पेन के हालत में, पेन में हमारे पास ब्रीथिंग रेट और रिदम जो है ना ये चेंज होता है। इमोशन के हालात में ये आपके पास क्या होता है, ये चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए तो इमोशन में आपके पास गुस्सा आ जाता है, या और फियर खौफ आ जाता है, एंग्री जिसको हम कहते हैं, एनॉक्सिटी कहते हैं। एनॉक्सिटी से क्या मुराद होता है, एनॉक्सिटी से मुराद होता है नर्वस परेशानी। इसके अलावा एक्सरसाइज के दौरान भी हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है और जो क्या है हमारे पास जो ब्रीथिंग रिदम होता है ये चेंज होता है। दूसरा आपके बुक में एक पॉइंट लिखा है वो है चेंज इन फिजिकल बॉडी स्टेट। चेंज इन फिजिकल बॉडी स्टेट से क्या मुराद है, फिजिकल बॉडी स्टेट से क्या मुराद है, दैट इज कॉल्ड बॉडी स्टेट। बॉडी स्टेट से मुराद ये है कि अगर आप बैठे हैं तो आपका जो है ब्रीथिंग रेट जो है वो चेंज होगा, अगर आप खड़े तो आपका ब्रीथिंग रेट और जो रिदम है वो चेंज होगा, अगर आप लेंगे तो आपका ब्रीथिंग रेट और जो रिदम है वो चेंज होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और है जिसको हम वॉलंटरी कंट्रोल कहते हैं। अब वॉलंटरी कंट्रोल से क्या मुराद होता है, हम ये कह सकते हैं कि ब्रीथिंग को हम टू सम एक्सटेंट कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह, जो ब्रीथिंग का जो रेट है और डेप्थ से मुराद होता है जो हम गहरा सांस लेते हैं, तो ये दोनों जो है ना टू सम एक्सटेंट हम होल्ड कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये भी एक एविडेंस है, एक गवाही है कि जो ब्रीथिंग है हाँ वो हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी जब हम फोर्सफुली क्या करते हैं, फोर्सफुली ब्रीथ करते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीजें, स्पीच जो है जब हम तकरीर वगैरह करते हैं तो ये क्या करते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगिंग है जब हम गाना गा रहे हैं, कांसी वगैरह करते हैं, स्नीजिंग वगैरह, तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये किस तरह कंट्रोल हो सकता है, आपको पता है ये हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, यहां से नर्व इंपल्स जनरेट हो जाता है और यहां पे हमारे पास ये जो ब्रीथिंग सेंटर है मेडुला ऑब्लांगेटा यहां तक आ जाते हैं और यहां से फिर फर्दर जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वॉलंटरी कंट्रोल कहते हैं।